अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेक्चर है डायूरेटिक्स पे। डायूरेटिक्स का क्या मतलब है कि यूरिन का बल्क ये इंक्रीज करती हैं। वो ड्रग्स जो यूरिन का बल्क इंक्रीज करती हैं, डायूरेटिक्स उनको हम बोलते हैं। कैसे यूरिन का बल्क कोई भी ड्रग इंक्रीज कर सकती है? तो इसका ऑब्वियसली यही है कि वो यूरिन में साल्ट को इंक्रीज करे। जब साल्ट इंक्रीज होंगे, ठीक है, जब आयंस इंक्रीज होंगे तो वाटर हमेशा सोल्यूट की तरफ जाता है। ये एक रूल कह लें आप कि सपोज ये एक मेम्ब्रेन है, यहाँ पे सोल्यूट पड़ा है, ठीक है, यानी कि साल्ट हो या कोई भी सोल्यूट हो। सपोज मैं कहूँ यहाँ पे सोडियम पड़ा है Na+, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास H2O है, ठीक है, H2O। चलें, तो वाटर हमेशा यहाँ से सोल्यूट की तरफ जाता है, ठीक है। तो डायूरेटिक्स का मेन काम अभी मैं आपको बता दूं, अगर एक लाइन में बताऊं तो वो ये है कि यूरिन के अंदर साल्ट को इंक्रीज करना। जब साल्ट यूरिन में इंक्रीज करता है तो हाइड्रोजन यानी कि H2O भी साल्ट की तरफ आता है, ठीक है। तो ये बेसिक रूल है इसका। कैसे ये यूरिन में साल्ट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज कराएगा? तो आपको पता है कि बहुत सा फिल्टर होके आ रहा होता है, ठीक है, बहुत सा फिल्टर होके आ रहा होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट से, बहुत से साल्ट, और वो रीअब्जॉर्ब होने होते हैं। तो उनकी रीअब्जॉर्प्शन को हमारे पास ये रोकता है, ठीक है। नेक्स्ट, अगर मैं लर्निंग ऑब्जेक्टिव हमारे क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि डायूरेटिक किस मैकेनिज्म से साल्ट और वाटर का इंक्रीज करवाते हैं यूरिन में। दूसरा, हम इनके यूजेस देखेंगे। यूजेस से क्या मुराद है कि हमारे पास डायूरिसिस, यानी कि डायूरिसिस कहते हैं यूरिन का बल्क इंक्रीज करने को। किस डिजीज में हमें यूरिन का बल्क इंक्रीज करने की जरूरत है? तो आपको पता है कि जब फ्लूइड ओवरलोड हुआ हो बॉडी में, तो हमें यूरिन को ज़्यादा करवाने की ज़रूरत है, ताकि हमारे पास जो फ्लूइड ओवरलोड है बॉडी में उसको कम किया जा सके। तो ये तो सबसे पहले हमारे माइंड में आता है। उसके बाद हम देखेंगे कि एडवर्स इफेक्ट्स क्या क्या हैं इनके, ठीक है। एडवर्स इफेक्ट, जब हमारे पास ये साल्ट को यूरिन में इंक्रीज करवा के एक्सक्रीशन करवा देंगे साल्ट्स की, तो ऑब्वियसली साल्ट्स की कंसंट्रेशन बॉडी में कम हो जाएगी, आयंस की कंसंट्रेशन बॉडी में कम हो जाएगी। तो वो देखते हैं कि इंडिविजुअल ड्रग्स के हम क्या क्या साइड इफेक्ट्स आएंगे। और उसके बाद है कॉन्ट्रा इंडिकेशन, कि कौन सी ड्रग कहाँ पर नहीं यूज की जा सकती है। ये हमारे पास नॉर्मल फिजियोलॉजी यहाँ पे है थोड़ी सी, ठीक है, इस फिजियोलॉजी को हमने देखना है। यहाँ से ये क्या है हमारे पास, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट से साल्ट्स आते हैं किसमें, ट्यूब्यूल ऑफ नेफ्रॉन में, ठीक है। जब इस साल्ट यहाँ पे आ गए तो इन साल्ट ने सबके सब ने एक्सक्रीट नहीं हो जाना होता। अगर मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं तो मैं आपको ये बताऊंगा कि 180 लीटर डेली का यूरिन, डेली का 180 लीटर डेली का यूरिन हमारे पास फिल्टर होता है, ठीक है। तो अगर 180 लीटर तो बॉडी में होता ही नहीं है, अगर वो सब का सब डायूरेसिस नहीं हो सकता, तो उसमें से बहुत सा एब्जॉर्ब, ऑलमोस्ट 99% वाटर हमारे पास रीअब्जॉर्ब होता है, ठीक है। तो साल्ट देखेंगे कि कहाँ पे ज्यादा एब्जॉर्ब हो रहा है और कहाँ पे हमारे पास ड्रग्स जो हैं वो हीट करके साल्ट की रीअब्जॉर्प्शन को रोक सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे हम देखें प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पे 60% सोडियम एंड 45% क्लोराइड जहाँ पे एब्जॉर्ब हो रहा है, ठीक है, यहाँ से रीअब्जॉर्ब हो रहा है, और ऑलमोस्ट 80% वाटर यहाँ से रीअब्जॉर्ब हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ ड्रग्स हैं जो यहाँ पे साल्स की, सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन को रोकती हैं, तो वो डायूरिसिस ऑब्वियसली करवाती हैं, ठीक है। उसके अलावा कुछ ड्रग्स हैं हमारे पास जो HCO3 की रीअब्जॉर्प्शन को रोकती हैं, ठीक है। HCO3 मोर देन 95% यहाँ से रीअब्जॉर्ब हो रहे हैं। तो उन ड्रग को हम आगे डिस्कस करने हैं। अभी ये मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ फिजियोलॉजी का कि कहाँ कहाँ क्या क्या रीअब्जॉर्ब हो रहा है। उसके बाद साल्ट और वाटर जो रिमेनिंग, जो रीअब्जॉर्ब नहीं हुआ,
वो यहाँ से आ जाता है लूप ऑफ फैनले में, ठीक है, डिसेंडिंग लूप ऑफ फैनले एंड देन असेंडिंग में, ठीक है। असेंडिंग ये थीन जो है ना लूप ऑफ फैनले का जो थीन पोर्शन है, इसमें हमारे पास कोई रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो रही और कोई भी हमारे पास इसमें साल्ट रीअब्जॉर्ब नहीं हो रहा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे बहुत, अगर हो भी रहा है तो बहुत कम, ठीक है। तो उसको हमें मतलब यहाँ पे कोई ऐसी डाययूरेटिक नहीं है। तो जब हम थिक पोर्शन की बात करें, यहाँ पे बहुत एक इम्पोर्टेंट ट्रांसपोर्टर पड़ा है। ये ट्रांसपोर्टर क्या करता है, सोडियम क्लोराइड और साथ में पोटाशियम को भी अगर आप ले लें तो इन तीनों साल्ट्स को ये अब्जॉर्ब करवाता है, ठीक है। इसका यहाँ पे यानी कि 25% सोडियम यहाँ पे अब्जॉर्ब हो रहा है। तो हम एक ऐसी डाययूरेटिक दे दें जो इस सारे प्रोसेस को ब्लॉक कर दें और साल्ट्स हमारे कहाँ पे आ जाएं, ल्यूमन में आ जाए, ठीक है। तो ऐसे भी हमारे पास ऑब्वियसली ड्रग मौजूद हैं। तो उसके बाद हमारे पास आ जाता है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अर्ली पोर्शन एंड देन डिस्टल पोर्शन। अर्ली पोर्शन में क्या हो रहा है, यहाँ पे एक ट्रांसपोर्टर है सोडियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर। ये हमारे पास है सोडियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर, जो सोडियम और क्लोराइड दोनों को रीएब्सॉर्ब करवाता है, एक ही ट्रांसपोर्टर है, ठीक है, को ट्रांसपोर्टर। तो ये यहाँ पे अगर हम एक ड्रग दें जो यहाँ पे ब्लॉक कर दें इस प्रोसेस को, तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी हम हिट कर सकते हैं इसको। तो ये है अर्ली डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। देन हमारे पास है लेट डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये वो जगह है जहाँ पे एल्डोस्टेरोन ने एक्ट करना होता है। अगर आप सेकेंड ईयर फिजियोलॉजी को रिमाइंड करें तो आप देखेंगे कि जो एल्डोस्टेरोन है उसका क्या काम है, वो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पे एक्ट करता है और सोडियम को रीअब्सॉर्ब करवाता है, ठीक है। सोडियम को रीअब्सॉर्ब करवाता है और पोटाशियम और हाइड्रोजन को एक्सक्रीट करवाता है। तो अगर हम एल्डोस्टेरोन के एंटागोनिस्ट दे दें, ठीक है, यानी कि ऐसी ड्रग जो एल्डोस्टेरोन के एक्शन को रिवर्स कर दें, तो ऑब्वियसली जो सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन होती है हम यहाँ पे उसको ब्लॉक कर सकते हैं। तो ये हमारे 4 से 5 क्वेश्चन है। इस टॉपिक में हम यही डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, वो ड्रग जो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पे एक्ट करती हैं। देन हमारे पास क्या है, वो ड्रग हैं जो असेंडिंग थिक लूप ऑफ फैनले पे एक्ट करती हैं, ठीक है, लूप ऑफ फैनले। इस वजह से एक बात अभी बता दूं, इनको बोलते हैं लूप डाययूरेटिक्स, यानी कि वो डाययूरेटिक जो लूप ऑफ फैनले पे एक्ट करते हैं, ऑब्वियसली उनको लूप डाययूरेटिक बोलते हैं। देन हमारे पास कुछ हैं जो यहाँ पे एक्ट करती हैं, ठीक है, और कुछ हमारे पास एल्डोस्टेरोन के एंटागोनिस्ट हैं जो लेट डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पर एक्ट करते हैं। तो अभी तक ये हमारा सारा फिजियोलॉजी का ओवरव्यू है ऑलमोस्ट। इसमें हमने काफी कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया हुआ है। तो नेक्स्ट हमारे पास सबसे पहले देखें ओस्मोटिक डाययूरेटिक। ओस्मोसिस का वर्ड, इसको सुन के आपके माइंड में आना चाहिए। व्हाट इज ओस्मोसिस? अगर मैं कहूँ कि एक मेम्ब्रेन है, ठीक है, जो वाटर को तो ट्रांसमिट कर सकती है, ठीक है, लेकिन अगर इसके एक तरफ साल्ट पड़ा है, सपोज मैं यहाँ कहूँ अगर साल्ट पड़ा है, तो साल्ट को ये यहाँ से ऑपोजिट साइड पे नहीं जाने देती, ठीक है। तो इसको कहते हैं हम ओस्मोसिस। ओस्मोसिस क्या है कि वाटर ऑलवेज मूव टुवर्ड द साइड विच हैव मोर साल्ट, ठीक है। तो हम इसी हाइपोथेसिस को हिट करते हैं। और जो हमारे पास ल्यूमेंस है, यानी कि अगर मैं कहूँ ये ट्यूबवेल ल्यूमेन है, अगर यहाँ पे मैं कोई एक सोल्यूट, ऐसा सोल्यूट दूं जो यहाँ पे आके रुक जाए और रीअब्जॉर्ब ना हो, यहाँ पे पड़ा पड़ा ये वाटर को अपनी तरफ खींचे चारों तरफ से, इधर से भी और इधर से भी, तो ऑब्वियसली यहाँ पे वाटर ज़्यादा हो जाएगा ल्यूमन में और ये डाययूरेसिस करवा देगा। ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मैं दोबारा रिवाइज करवा देता हूँ। सबसे पहले क्या कि सोल्यूट हम देते हैं, वो सोल्यूट क्या करता है, ल्यूमन में जाके, ट्यूब्यूलर ल्यूमन में जाके वाटर को विथड्रॉ करवाता है टुवर्ड्स इट्स साइड। ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। मैनिटोल का हम देख लेते हैं। इनहिबिट्स वाटर रीअब्जॉर्प्शन थ्रू द ट्यूब्यूल, ठीक है, वाटर की रीअब्जॉर्प्शन को रोकता है और वाटर को अपने साथ होल्ड करके रखता है। इट इंक्रीजेस यूरिन वॉल्यूम। इसके यूजेस कहाँ कहाँ हैं? सबसे पहले तो ये कि ग्लाउकोमा। ग्लाउकोमा क्या है,
इसको पहले मोतिया भी बोला करते थे। इसमें ये होता है कि आई बाल में जो एक्वस ह्यूमर है उसमें फ्लूइड ज़्यादा हो जाता है। फ्लूइड क्या हो जाता है? ज़्यादा हो जाता है। तो मैंने कहा था कि जब हमारे पास फ्लूइड ओवरलोडिंग कंडीशन हो तो वहाँ पे हम डायूरेटिक्स लेते हैं। तो यहाँ देखें ग्लाउकोमा आई में क्या होता है? फ्लूइड ओवरलोड होता है। तो आई में प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए हम क्या देते हैं? ऑस्मोटिक डायूरेटिक। दूसरा इसका यूज है कि इंट्रासेल्युलर प्रेशर को डिक्रीज करने के लिए। इंट्रासेल्युलर प्रेशर कब इंक्रीज होता है? जब आपको पता है कि ब्रेन में जो कुछ स्पेसेस होती हैं, ठीक है, इंट्रासेल्युलर स्पेसेस, उसमें अगर CSF इंक्रीज हो जाए तो इसको बोलते हैं सेरिब्रल एडीमा। सेरिब्रल एडीमा। सेरिब्रल एडीमा में इंट्रासेरिब्रल प्रेशर को लो करने के लिए हम ये ड्रग्स देते हैं। तीसरी हमारे पास है कि अगर ओलिगो यूरिक स्टेट है, अगर हमारे पास ऐसी स्टेट है जिसमें यूरिन कम बन रहा है, तो हमें यूरिन को ज़्यादा बनवाने के लिए ऑस्मोटिक डायूरेटिक देते हैं। अभी यूरिन बन कम होने के क्या नुकसान आते हैं? ये तो आपको पता ही है कि यूरिन अगर कम बने तो मेटाबॉलिक वेस्ट जो है वो एक्सक्रीट नहीं हो सकते। नॉर्मल मेटाबॉलिक वेस्ट को एक्सक्रीट होने के लिए एटलीस्ट 500 ml का यूरिन बनना डेली का लाजमी है। अगर नॉर्मली डेली 500 से कम बने तो मेटाबॉलिक जो है वेस्ट वो बॉडी में इंक्रीज होना शुरू हो जाते हैं। तो ये हमारे पास था ऑस्मोटिक डायूरेटिक। साइड इफेक्ट क्या है? सबसे पहले तो ये है कि इसके कोई खास साइड इफेक्ट नहीं है, सिंपल ही है। तो हमारे पास ये होता है कि ये क्या काम करते हैं? एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट में वाटर को इंक्रीज करवा देते हैं, ठीक है। इंट्रासेलुलर से एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट में वाटर को इंक्रीज करवा देते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल जब हमारे पास एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट में वाटर इंक्रीज होगा तो सोडियम की रिलेटिव कॉन्सेंट्रेशन एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट में कम हो जाएगी। इसको हम बोलते हैं हाइपोनेट्रीमिया, ठीक है। लेकिन हाइपोनेट्रीमिया के बाद एक और फेज आता है। वो क्या है कि जब यूरिनेशन होती है ना, वाटर तो लीव कर गया बॉडी से, अब क्या है, अब फिर सोडियम की कॉन्सेंट्रेशन रिलेटिवली ज्यादा हो गई है। इसको बोलते हैं हाइपरनेट्रीमिया। तो क्या साइड इफेक्ट है? इनिशियल हाइपोनेट्रीमिया एंड देन हाइपरनेट्रीमिया, ये इसका साइड इफेक्ट है। उसके अलावा हेडेक, नाजिया एंड वोमिटिंग। तो ये आल हमारे पास इसके साइड इफेक्ट्स हैं। देन हमारे पास एक इम्पोर्टेंट बात आपको इसके साथ बताता जाऊं कि जो ऑस्मोटिक डायूरेटिक है ना, मैंने कहा है कि बॉडी में जब फ्लूइड ओवरलोड, मैंने कहा इंट्राओक्यूलर प्रेशर इंक्रीज होगा तब देते हैं, सेरिब्रल एडीमा है तब देते हैं, लेकिन इसको पल्मोनरी एडीमा में हम बिल्कुल भी नहीं देते। उसकी क्या वजह है? देखिए ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में अभी मैंने बताया कि ECF में ये वाटर को इंक्रीज कर देता है, ठीक है। ECF में जब वाटर इंक्रीज हो जाएगा तो पल्मोनरी एडीमा जो है वो मजीद उसकी कंडीशन खराब हो जाएगी, ठीक है। तो उस वजह से हम पल्मोनरी एडीमा में नहीं देते। दूसरी कंडीशन हम जहाँ पे इसको नहीं देते वो है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में क्या है? देखिए इसके नाम में ही है, हार्ट फेल हुआ है, उसमें कंजेशन हुई है हार्ट में। कंजेशन मीन इंक्रीज इन ब्लड फ्लो, ठीक है। वेसल की कंजेशन हो इसका मतलब वेसल में इंक्रीज इन ब्लड फ्लो। हार्ट फेलियर हुआ है इसका मतलब हार्ट में कंजेशन हुई है। तो उस कंडीशन में हम इसको बिल्कुल भी नहीं देते हैं, ठीक है। तो ये इसमें इंपॉर्टेंट बात आप लोगों ने याद कर लेनी है। तो ये हमारा ऑस्मोटिक डायूरेटिक का सेक्शन कंप्लीट हुआ, ठीक है। नेक्स्ट हमने देखना है कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स। अच्छा, इसमें आपने सबसे पहले इसको मैं आपकी फिजियोलॉजी समझाऊंगा। ये हमारे पास एक्ट करता है प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पे, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये बात याद रखें। दूसरा ये कि इस साइड पे ल्यूमन है और ये हमारी पास इस साइड पे ब्लड है। तो सबसे पहले आप लोगों ने ये बात याद रखनी है कि यहाँ पे एक ट्रांसपोर्टर पड़ा है इसकी ल्यूमिनल मेम्ब्रेन पे, ठीक है। ये ट्रांसपोर्टर क्या काम करता है? सोडियम को सेल के इन लेके आता है और हाइड्रोजन को बाहर, ठीक है, ल्यूमन में लेके जाता है। यानी कि नॉर्मल फिजियोलॉजिकली
क्या करता है, सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन कराता है बट एट एक्सपेंस ऑफ वन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को बाहर एक्सेप्ट करता है। ये इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन एंटीपोर्टर, सोडियम को इन, हाइड्रोजन को बाहर। लेकिन देखें हाइड्रोजन का इसका मतलब है कि सेल के अंदर होना लाजमी है सोडियम को इन लाने के लिए, ठीक है। ये आपको नॉर्मल फिजियोलॉजी समझा रहा हूँ। तो अब देखें इसका मतलब सेल के अंदर हाइड्रोजन बनना लाजमी है अगर सोडियम को सेल में रीअब्सॉर्ब करवाना है। तो ये हाइड्रोजन कैसे बनेगा, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन वाटर का रिएक्शन होता है, ठीक है, और हमारे पास हाइड्रोजन बनता है और साथ में बाइकार्बोनेट बनता है। ये हाइड्रोजन एक्सक्रीट होता है और सोडियम इन आता है। तो इस टोटल स्टेप के लिए हमें एक एंजाइम चाहिए। वो एंजाइम कौन सा है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि हम कार्बोनिक एनहाइड्रेज को इनहिबिट कर दें, जैसा कि हमारी ड्रग नेम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर, तो इसका मतलब है कि मैं ये हाइड्रोजन की फॉर्मेशन को ब्लॉक कर रहा हूँ। हाइड्रोजन की फॉर्मेशन का ब्लॉक होने का क्या मतलब है कि सोडियम इन नहीं आ पा रहा, तो ऑब्वियसली डायूरिसिस हो जाएगी। सोडियम ल्यूमन में है और ल्यूमन से हमारे पास सोडियम ल्यूमन में रह जाएगा और वहां पे साथ वाटर को अपने साथ रोक लेगा और डायूरिसिस हो जाएगी। तो ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। तो ये हमारे पास एक ड्रग नेम है एसीटाजोलोमाइड, ये एक कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर है, ठीक है। तो ये एसीटाजोलोमाइड है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, दोबारा बताता हूँ। कार्बोनिक एनहाइड्रेज को इनहिबिट कर देगा, जब इसको इनहिबिट कर दिया हाइड्रोजन नहीं बना, हाइड्रोजन नहीं बना तो सोडियम इन नहीं आ सका, क्योंकि सोडियम को इन लाने के लिए हमें हाइड्रोजन को बाहर एक्सक्रीट करने की जरूरत है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये इसका डायूरिसिस हो गया, ठीक है। डायूरिसिस का इसका मैंने मैकेनिज्म बता दिया, लेकिन नॉर्मल आपको एक और फिजियोलॉजी यहाँ पर समझाने की जरूरत है। जैसे ये हाइड्रोजन बाहर जाता है ना, ये रिएक्ट करता है बाइकार्बोनेट के साथ, बाइकार्बोनेट आयन बाहर पड़ा होता है, ठीक है, और बना देता है H2CO3, सही है। H2CO3 देन वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होता है और कार्बन डाइऑक्साइड रीअब्सॉर्ब हो जाती है सेल के अंदर। अब देखें जो बाइकार्बोनेट है ना, वो आपको पता है जहां पे बाइकार्बोनेट ज्यादा होंगे वहां पे अल्कलोसिस हो जाएगी, ठीक है। अब बाइकार्बोनेट सेल के अंदर डायरेक्ट नहीं आ सकता, क्योंकि जो सेल की मेम्ब्रेन है इट इज इम्परमिएबल टू बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट को सेल में अंदर लाने के लिए हमें चाहिए है कि बाइकार्बोनेट कन्वर्ट हो कार्बन डाइऑक्साइड में, ठीक है, और साथ ही हमें एक हाइड्रोजन भी चाहिए। अब जबकि हाइड्रोजन एक्सक्रीट नहीं हो रहा क्योंकि हमने डायूरिटिक की हुई है, तो इसका मतलब है कि बाइकार्बोनेट भी H2CO3 में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा और बाइकार्बोनेट भी यूरिन में इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमारे पास यूरिन में दो चीजें इंक्रीज हो गई हैं, एक बाइकार्बोनेट, ठीक है, और दूसरा हमारे पास क्या इंक्रीज हुआ है, सोडियम आयन, ठीक है। सोडियम आयन की वजह से डायूरिसिस हो जाएगी और बाइकार्बोनेट भी साथ में एक्सक्रीट हो जाएगा। यहाँ तक आपने ये फिजियोलॉजी याद रखनी है। नेक्स्ट हम इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन टेक्स्ट में देखते हैं। ड्रग हमारे पास कौन सी है जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर है, इसमें दो ड्रग हैं, एसीटाजोलोमाइड और डारजोलामाइड, ठीक है। वैसे और भी काफी ड्रग्स हैं लेकिन यहाँ पे अभी हम दो हमारे लिए एनफ है याद करना। ये काम क्या करते हैं, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है वो मैंने समझा दिया। कार्बोनिक एनहाइड्रेज को इनहिबिट कर दिया, ठीक है। जब वो इनहिबिट करता है डिक्रीज हाइड्रोजन फॉर्मेशन इनसाइड पीसीटी सेल, ठीक है, सेल के अंदर डिक्रीज हाइड्रोजन, उसकी वजह से क्या है, हाइड्रोजन सोडियम हाइड्रोजन जो एंटीपोर्टर है, ठीक है, उसका फंक्शन कम हो गया, ठीक है। जब उसका फंक्शन कम हो गया तो हमारे पास क्या है, सोडियम और बाइकार्बोनेट दोनों इंक्रीज हो गया। सोडियम का तो ऑब्वियसली बनता है कि कैसे इंक्रीज हो जाता है, बाइकार्बोनेट का मैंने आपको समझा दिया कि बाइकार्बोनेट को रीअब्सॉर्ब होने के लिए हाइड्रोजन चाहिए, ठीक है। तो इसकी वजह से हमारे पास डायूरिसिस हो जाएगी। इसका यूज कहाँ पे होता है, नंबर 1 क्या है, ग्लाउकोमा। अब देखें वही बात आ गई ना कि जहाँ पे बॉडी में प्रेशर रेज होता है वहाँ पे उसको फ्लूइड को कम करने के लिए हम लोग डायूरिटिक्स देते हैं। नंबर 1 इसका यूज है ग्लाउकोमा। दूसरा हमारे पास इसका यूज है एक्यूट माउंटेन सिकनेस। माउंटेन सिकनेस कहते हैं कि जो पहाड़ों पे यानी कि जो सफर करते हैं ना आप लोग, सफर में जो आपको कह लें कि नाजिया आना शुरू हो जाता है, उसको ये इनहिबिट करता है, ठीक है।
ये पहाड़ों पे माउंटेन सिकनेस इसलिए कहते हैं कि जब पहाड़ में बुलंदी पे जाते हैं ना तो आपको ये सिकनेस फीलिंग होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। देखें मैंने कहा है कि ये क्या इंक्रीज करता है बॉडी से, यूरिन में कौन से साल्ट को इंक्रीज करता है, बाइकार्बोनेट को। किसको? बाइकार्बोनेट को। जब बाइकार्बोनेट को इंक्रीज करता है तो इसका मतलब जब बॉडी में अल्कलोसिस हो गई, अल्कलोसिस में क्या हो जाता है, अल्कलोसिस में हमारे पास ये हो जाता है कि बॉडी में बाइकार्बोनेट इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है, सिंपल। तो बाइकार्बोनेट की एक्सक्रीशन को इंक्रीज करवाता है, तो मेटाबॉलिक अल्कलोसिस में भी इसका इंपॉर्टेंट यूज है, ठीक है। देन हम इसके देखेंगे साइड इफेक्ट्स। साइड इफेक्ट फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि यूरिन में बाइकार्बोनेट को ये इंक्रीज करता है, ये इसका इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट है, ठीक है। और जब ये यूरिन में बाइकार्बोनेट इंक्रीज करेगा बॉडी में क्या हो जाएगी, एसिडोसिस। याद रखें यूरिन हमारे पास क्या होगी, यूरिन अल्कलोसिस, बॉडी में हो गई एसिडोसिस, ठीक है। दूसरा यह है कि हाइपोकलीमिया भी ये करवाता है। हाइपोकलीमिया का मैं मैकेनिज्म समझाता हूँ आपको बाद में कि कैसे हाइपोकलीमिया ये ड्रग्स करवाती हैं। दो साइड इफेक्ट ये हो गए। नेक्स्ट हमारे पास ये है कि हाइपरक्लोरीमिया, ठीक है। हाइपरक्लोरीमिया का मतलब है कि ब्लड में क्लोराइड की कंसंट्रेशन को ये इंक्रीज करवा देता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो साइड इफेक्ट है वो है पैरास्थीजिया। पैरास्थीजिया के पेरिफेरल नर्व की में जो टिकलिंग वगैरह की सेंसेशन आती है, ये इसका इंपॉर्टेंट जो रेड में लिखे हुए हैं ना वो इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट्स हैं, ठीक है। देन हमारे पास रीनल स्टोन्स। रीनल स्टोन्स ये कैसे करवाता है, इसका मैकेनिज्म आपको मैं समझाता हूँ। ये एक आप रूल याद रख लें कि जो भी ड्रग यूरिन को अल्कलाइन करवाएगी ना वो यूरिन में स्टोन्स बनने के चांसेस को इंक्रीज करवा देती है। ये एक जनरल आप याद कर लें। तो चूंकि ये यूरिन में बाइकार्बोनेट को इंक्रीज करवाती है इसलिए इट काजेज इंक्रीज रिस्क ऑफ कैल्शियम साल्ट्स, ठीक है। उसके बाद सल्फोनामाइड हाइपर सेंसिटिविटी। जिस भी ड्रग में सल्फर होगा ना, सल्फर, तो वो ड्रग हाइपर सेंसिटिविटी करवाती है। ये आप अभी से याद रखें। तो क्योंकि इस ड्रग्स में सल्फर होता है तो उस सल्फर के ग्रुप की वजह से, सल्फोनामाइड के ग्रुप की वजह से इट कैन काज एलर्जी, ठीक है। तीसरा हमारे पास क्या है, हेपेटिक एनसेफेलोपैथी। हेपेटिक एनसेफेलोपैथी का क्या मतलब है कि लीवर की डिजीज की वजह से ब्रेन में मसला हो गया है। ये हेपेटिक एनसेफेलोपैथी का सिंपल अगर मैं कहूँ तो होता क्या है, लिवर में डिजीज होती है। लिवर में डिजीज क्या होती है, लिवर में डिजीज की वजह से क्या लीवर ज्यादा बनाता है, अमोनिया। जब लिवर अमोनिया ज्यादा बनाता है तो अमोनिया को एक्सक्रीट करने का ओनली तरीका क्या है, यूरिन में अमोनिया जाए, वहां पे हाइड्रोजन के साथ मिले और NH4+ बना दे। जब NH4+ बनेगा तभी अमोनिया एक्सक्रीट हो सकेगा, खाली अमोनिया एक्सक्रीट नहीं हो सकता, ठीक है। यूरिन में NH4+ बनाने के लिए यूरिन में किसका होना लाजमी है, H+ का, यानी कि एसिडोसिस होने का। अब मैंने बताया है कि यूरिन में ये बाइकार्बोनेट को ज्यादा करवा देती हैं हमारे पास। जब यूरिन में बाइकार्बोनेट ज्यादा हो गया तो अब क्या है कि हाइड्रोजन ऑब्वियसली रिलेटिवली कम हो जाएगा। हाइड्रोजन कम हो जाएगा तो अमोनिया की एक्सक्रीशन इंक्रीज नहीं कर सकती, अमोनिया रेज होना शुरू हो जाएगा ब्लड में, ठीक है। अमोनिया रेज होने की वजह से एन्सेफेलोपैथी हो जाएगी, यानी कि ब्रेन डैमेज हो जाएगा। तो इट इज टोटली हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी कैसे होती है मैं दोबारा करवा देता हूँ कि अगर हेपेटिक डिजीज हो तो उसमें क्या होगा, अमोनिया ज्यादा बनेगा। अमोनिया को एक्सक्रीट कराने के लिए हमें अमोनिया H+ चाहिए ताकि अमोनिया के साथ रिएक्ट करके NH4+ बन सके और यूरिन में एक्सक्रीट हो सके। लेकिन जब हम डायूरेटिक देते हैं तो H+ की कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाती है तो हमारे पास अमोनिया NH4+ अमोनियम आयन में नहीं कन्वर्ट हो सकता, तो एक्सक्रीट नहीं हो सकता। ब्लड में अमोनिया ज्यादा हो जाएगा तो एन्सेफेलोपैथी हो जाएगी, सिंपल, ठीक है। तो ये इसके साइड इफेक्ट थे। आप लोगों ने इसमें से ना जो इम्पोर्टेंट, वैसे तो सभी इम्पोर्टेंट है, पैरास्थीजिया, रीनल स्टोन, हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी, ये मैंने इम्पोर्टेंट आपको बता दी है, ठीक है। जो MCQs में पैरास्थीजिया बहुत पूछा जाता है अक्सर MCQs में। नेक्स्ट हमारे पास आ गया लूप डायूरेटिक।
लूप डाययूरेटिक मैंने पहले भी बताया था कि लूप डाययूरेटिक का मतलब है कि वो हमारे पास ड्रग जो कहाँ पे एक्ट करे, लूप पे जो एक्ट करे, ठीक है। तो ये ड्रग हमारे पास एक्ट करती है थिक सेंडिंग लूप ऑफ फेनलेबर, ठीक है, थिक पोर्शन ऑफ सेंडिंग लूप ऑफ फेनलेबर। ये हमारे पास अगेन ल्यूमिनल मेम्ब्रेन है, ठीक है, और ये हमारे पास बेजोलेटरल ब्लड वाली साइड है, ठीक है। तो यहाँ पे ल्यूमिनल मेम्ब्रेन पे एक ट्रांसपोर्टर पड़ रहा है। ये ट्रांसपोर्टर क्या करता है कि दो सोडियम पोटाशियम, वन सोडियम वन पोटाशियम और टू क्लोराइड को ये सेल के अंदर लेके जाते हैं। ये नॉर्मल फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म है। उसके बाद मैं आपको लूप डाययूरेटिक एक्शन बताऊंगा। टू क्लोराइड को, वन सोडियम एंड वन पोटाशियम को ये सेल के अंदर लेके जाता है, ठीक है। अब देखें, इस ट्रांसपोर्टर को अगर हम रोक दें तो इसका मतलब है हम सोडियम को भी ब्लॉक कर रहे हैं, पोटाशियम को भी ब्लॉक कर रहे हैं और क्लोराइड को भी, ठीक है। ये इसका मतलब है। तो दूसरा, कैल्शियम और मैग्नीशियम की भी एब्जॉर्प्शन रुक जाती है, वो मैं बताता हूँ कैसे रुकती है। देखें, जैसे ही पोटाशियम पे फोकस करें, फोकस ऑन पोटाशियम, पोटाशियम जैसे ही एब्जॉर्ब होकर सेल के अंदर जाता है, इट कम आउट बिकॉज देयर आर लीकी चैनल। पोटाशियम लीकी चैनल के जरिए पोटाशियम बाहर आ जाएगा और यहाँ पे पॉजिटिव पोटेंशियल बना देगा। क्या बना देगा? पॉजिटिव पोटेंशियल, ठीक है। ये नॉर्मल मैकेनिज्म है। पॉजिटिव पोटेंशियल की वजह से बॉडी क्या करती है, मैग्नीशियम और कैल्शियम को पॉजिटिव टू पॉजिटिव चार्ज आपस में रिपेल करते हैं। पॉजिटिव जो चार्ज है ना, जो मेम्ब्रेन के साथ साथ यहाँ पे होता है, यहाँ पे ये सारा पॉजिटिव चार्ज है। तो ये मैग्नीशियम और कैल्शियम को, इसकी रीअब्जॉर्प्शन को ये इंक्रीज कर देगा, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज मैग्नीशियम और कैल्शियम को ब्लड की तरफ पुश कर देगा, ठीक है। तो ये नॉर्मल रीअब्जॉर्प्शन है मैग्नीशियम और कैल्शियम की, ठीक है। अब जब हमने इसका इनहिबिटर दिया है तो पोटाशियम अंदर नहीं गया, तो ऑब्वियसली बाहर आके इसने मेम्ब्रेन के अलोंग एक पॉजिटिव पोटेंशियल भी इसने नहीं बनवाने दिया। जब पॉजिटिव पोटेंशियल यहाँ पे नहीं बनवाने दिया तो कैल्शियम और मैग्नीशियम यूरिन में एक्सक्रीट हो जाते हैं, ठीक है। तो हमारे पास 5 आइंस हैं जो एक्सक्रीट होते हैं, क्लोराइड, सोडियम एंड पोटाशियम और मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये हाइपोकैल्शीमिया करवा सकते हैं, ये इसका एक साइड इफेक्ट होगा। हाइपोमैग्नीशियमिया भी इसका साइड इफेक्ट होगा, हाइपोकैलीमिया भी इसका साइड इफेक्ट होगा। तो ये लूप डाययूरेटिक आपकी बहुत ही पोटेंट ड्रग्स हैं जो हम देते हैं, ठीक है। ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मैंने समझा दिया आप लोगों को। नेक्स्ट हम देखते हैं, देखें ड्रग कौन कौन सी है इसमें। ये ड्रग आपने इसके नेम याद करने, एटलीस्ट 4 याद रखनी है। फिरोसामाइड, टोर्सिमाइड, एजोसिमाइड, ब्यूमेटानाइड एंड एथाक्राइनिक एसिड, ठीक है। ये 4 से 5 ड्रग्स हैं जो आप लोगों ने याद करनी है। मैकेनिज्म क्या है? इनहिबिट सोडियम पोटाशियम टू क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर, ठीक है। उसकी वजह से क्या होती है, देखें, एक तो सोडियम नहीं अब्जॉर्ब हो रहा, सोडियम यूरिन में एक्सीड हो जाता है, पोटाशियम और क्लोराइड। अब डिक्रीज इंटरसेलुलर कंसंट्रेशन ऑफ पोटाशियम, ठीक है। उसकी वजह से क्या है, डिक्रीज बैक डिफ्यूजन ऑफ पोटाशियम, जो भी मैंने आपको डायग्राम में समझाया, यानी कि ल्यूमेन से बाहर नहीं आ सकता पोटाशियम, जब अंदर नहीं गया तो बाहर नहीं आया। तो मेम्ब्रेन के अलोंग जो पॉजिटिव पोटेंशियल है वो डिक्रीज हो गया। उसकी वजह से कैल्शियम और मैग्नीशियम की रीअब्जॉर्प्शन नहीं हुई और ये हमारे पास डायूरेसिस हो जाती है इसकी वजह से, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट मैकेनिज्म ऑफ लूप डाययूरेटिक्स, ठीक है। उसके बाद हम इसके यूजेस और साइड इफेक्ट्स देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। यूजेस, एक्यूट पल्मोनरी एडीमा। जी हाँ, जो बात मैंने पहली उसमें कही थी, पहली स्लाइड में इंट्रोडक्शन में ही, कि बॉडी में जब जब फ्लूइड इंक्रीज होगा तब तब हम डाययूरेटिक्स देंगे। एक्यूट पल्मोनरी एडीमा में फ्लूइड इंक्रीज होता है तो इसको डिक्रीज करने के लिए। दूसरा इसका यूज है हार्ट फेलियर। वाई वी यूज देम इन हार्ट फेलियर? हार्ट फेलियर से तो डाययूरेटिक का लिंक ही कोई नहीं, हम इनको कैसे हार्ट फेलियर में देते हैं? हार्ट फेलियर में हमारे पास एक्चुअली ये हो जाता है कि हार्ट का हम लोड कम करने के लिए ना वेसल से फ्लूइड बाहर निकलवा देते हैं, ठीक है। जब वेसल में फ्लूइड कम हो जाएगा ना तो हार्ट पे लोड कम हो जाएगा, ठीक है। तो हार्ट का लोड कम करने के लिए हम हार्ट फेलियर में लूप डाययूरेटिक को यूज करते हैं। तीसरा इसका हाइपरटेंशन है।
हाइपरटेंशन में जब फ्लूइड हमारे पास वेसल में कम हो जाएगा तो वेसल में टेंशन कम हो जाएगी, हाइपरटेंशन को कम करेगा ये। ठीक है, तीसरा इसका रिफ्रैक्टरी एडीमा है, बॉडी में कहीं भी एडीमा हो उसको हम डायूरेटिक्स यूज कर सकते हैं। ठीक है, एनाइन ओवरडोज, यानी कि साल की हमारे पास अगर कॉन्सेंट्रेशन एनाइन गैप आपने पढ़ा हुआ है कि पॉजिटिव और नेगेटिव साल में जो डिफरेंट होता है बॉडी में, ठीक है, तो उस कंडीशन में हमारे पास साल की जो आइंस है उनको कम करने के लिए हम इसको डिक्रीज कर सकते हैं। तीसरे हाइपर कैल्शियमिक स्टेट, मैंने बताया कि जो लूप डायबिटिक है ना वो कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों को एक्सक्रीट कराती हैं, तो ऑब्वियसली बॉडी में जब हाइपर कैल्शियमिक स्टेट्स हैं तब हम लूप डायबिटिक देते हैं। लेकिन लूप डायबिटिक ऐसे नहीं दे देते, ये वैसे बुक में ऐसे लिखा हुआ है कि दे देते हैं, लेकिन आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट की बात पता होनी चाहिए कि जब भी हम हाइपर कैल्शियमिक देखें तो बॉडी में हाइपर कैल्शियमिया है ना, इसका मतलब ये तो नहीं कि सोडियम भी ज्यादा है, सोडियम तो नॉर्मल ही है, तो हाइपर कैल्शियमिया कैल्शियम को तो कम करवाएगा। इसका ये मतलब तो नहीं है कि ये सोडियम को नहीं कम करवाएगा, ऑब्वियसली सोडियम पे भी तो एक्ट कर रहा है ना, तो हाइपोनेट्रीमिया हो जाएगा। तो याद रखें जब भी हाइपर कैल्शियमिक स्टेट्स में हम इसको देते हैं लूप डायबिटिक को, तो साथ साथ हम आईवी इन्फ्यूजन देते हैं जिसमें हम सोडियम आयन देते हैं, पोटाशियम आयन देते हैं और इस तरह के और भी आयंस देते हैं। ठीक है, तो ये आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि हाइपर कैल्शियमिक स्टेट में इसको कैसे हम यूज करते हैं। साइड इफेक्ट वही का वही, जिसमें सल्फर होगा ना, जिसमें सल्फर होगा वो सल्फोनामाइड टॉक्सिसिटी, हाइपर सेंसिटिविटी करवाएगा, हाइपर सेंसिटिव एलर्जी। ठीक है, लाइक फिरोसामाइड। ठीक है, तो उसके बाद हाइपोकलीमिया, हाइपोकलीमिया क्यों, क्योंकि पोटेशियम कम हो गया। अल्कलोसिस का मैं आपको बताता हूँ एंड पे इन सबका। हाइपोकैल्शियमिया, हाइपोमैग्नीशियमिया, ठीक है, और ये अपने सारे वो हैं जो हमने पढ़े हुए हैं, ये दो मैं समझाता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हाइपर यूरिसेमिया, हाउ इट काजेज हाइपर यूरिसेमिया। देखें जो बॉडी में आपका एक्सक्रीट हो रहा होता है ना, ठीक है, वो यूरिक एसिड जो है ना एक्टिवली सेक्रेट हो रहा होता है बाई ट्रांसपोर्टर। ठीक है, यूरिक एसिड ट्रांसपोर्टर है हमारे पास, तो वहां से एक्टिवली सेक्रेट हो रहा है हाइपर यूरिक एसिड। ठीक है, तो अब क्या होता है, ड्रग कंपीट करती है उसके साथ एक्सक्रीट होने में। फर्स्ट कि मैं कहूँ कि ये ल्यूमन है, ठीक है, ये हमारे पास ल्यूमन है, यहाँ से ड्रग आ रही है अंदर, ये हमारे पास एक आयन ट्रांसपोर्टर है। ठीक है, तो जो हमारे पास ये आयन ट्रांसपोर्टर है, सेम आयन ट्रांसपोर्टर से ड्रग भी ल्यूमन में आ रही है, ठीक है, सेम आयन ट्रांसपोर्टर से यूरिक एसिड भी ल्यूमन में आ रहा है। तो अब जब ये दोनों चीजें सेम आयन से यूज हो सकती हैं, तो ऑब्वियसली जब ड्रग अंदर जाएगी तो ड्रग कंपीट करेगी यूरिक एसिड के साथ, तो यूरिक एसिड की एक्सक्रीशन कम हो जाएगी, तो बॉडी में क्या हो जाएगा, यूरिक एसिड इंक्रीज हो जाएगा, तो इसको बोलते हैं हाइपर यूरिसीमिया। ठीक है, नेक्स्ट इसका इंपॉर्टेंट है ऑटोटॉक्सिसिटी। लूप डायबिटिक का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट के ऑटोटॉक्सिसिटी को ये करवाती हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास सारे का सारा है। नेक्स्ट हम नेक्स्ट डायबिटिक पे फोकस करते हैं। ड्रग इंट्रैक्शन, इंपॉर्टेंट ड्रग इंट्रैक्शन है, 3 है। ठीक है, 3 इसके ड्रग इंट्रैक्शन है, ये आप लोगों ने याद कर लेने में इसको समझाता भी हूँ। सबसे पहले अमाइनो ग्लाइकोसाइड, दीज आर एंटीबायोटिक्स व्हिच काज ऑटोटॉक्सिसिटी। जब लूप डायबिटिक और अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स दोनों को इकट्ठा देते हैं ना, तो ऑटोटॉक्सिसिटी हो जाती है। ये बात सिंपली याद कर लें, ऑटोटॉक्सिसिटी बूस्ट अप, ज्यादा ऑटोटॉक्सिसिटी हो जाएगी। ठीक है, दूसरा लिथियम आयन है। लिथियम आयन ना हम इस तरह करते हैं कि लिथियम आयन को हम ना इसको यूज करते हैं, कहाँ पे यूज करते हैं इसको, लिथियम आयंस को, इसको हम यूज करते हैं बाइपोलर डिसऑर्डर में, यानी कि जो हमारे पास साइकेट्री रिलेटेड डिसऑर्डर है वहाँ पे हम लिथियम आयन को यूज करते हैं। तो ये क्या करेगी, लिथियम की क्लियरेंस को डिक्रीज कर देगी, बॉडी में लिथियम इंक्रीज हो जाएगा एंड इट इज हाईली टॉक्सिक आयन। ठीक है, तीसरा हमारे पास डाइजॉक्सिन है। डाइजॉक्सिन हमारे पास एक ड्रग है जो क्रोनिक हार्ट फेलियर में देते हैं। ठीक है, डाइजॉक्सिन अभी से बता दूंगा एक पॉइंट, तो इसको कभी एक्यूट हार्ट फेलियर में नहीं देते, क्रोनिक हार्ट फेलियर में ये ड्रग यूज होती है डाइजॉक्सिन। तो
अमाइनो ग्लाइकोसाइड क्या करता है, इसकी भी क्लियरेंस को डिक्रीज करता है, ठीक है, डाइजॉक्सिन की, डाइजॉक्सिन की टॉक्सिसिटी को करवा देता है, डाइजॉक्सिन टॉक्सिसिटी करवा देता है। ये जो इंक्रीज टॉक्सिसिटी है ना, ये लूप की टॉक्सिसिटी नहीं है, ये डाइजॉक्सिन की टॉक्सिसिटी है, ठीक है। हाउ इट काज दिस, क्योंकि ये हाइपोकैलेमिया करवाता है, ठीक है। ये मैं आपको मजीद बताऊंगा जब मैं आपको एरिथमिया वाला पोर्शन करवाऊंगा ना, तब मैं आपको बताऊंगा कि हाइपोकैलेमिया कैसे। अभी आपने बस ये याद रख लें कि हाइपोकैलेमिया करवा रहा है, इसलिए ये डाइजॉक्सिन की टॉक्सिसिटी करवा रहा है, ठीक है। बाकी हम इसको बाद में डिस्कस करने वाला टॉपिक है ये। तो इट्स ऑल अबाउट लूप डाययूरेटिक। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है थायाजाइड डाययूरेटिक्स। थायाजाइड के नाम सुनने के बाद आपके पहले जहन में तो ये आता है ना कि थायाजाइड में कहीं ना कहीं सल्फर होगा, सल्फर होगा, तो इसका मतलब हाइपर सेंसिटिव ये भी कराएंगे। चलें, इट्स बिसाइड, हम इसका मैकेनिज्म पर एक्शन देखते हैं। ये एक्ट करता है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अर्ली पोर्शन पे, वहां पे ल्यूमिनल साइड पे एक ट्रांसपोर्टर है, सोडियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर। ये ट्रांसपोर्टर क्या काम करता है, सोडियम और क्लोराइड को इनपुट लेके जाते हैं। अब थायाजाइड जब आएंगी, थायाजाइड क्या करेंगी, सोडियम और क्लोराइड को इनहिबिट कर देंगी, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास इसकी डायूरिसिस हो जाएगी। लेकिन बिफोर मैं आपको ये बताऊं, मैं आपको एक इम्पोर्टेंट चीज बताने वाला हूँ कि इसकी बेजोलेटरल साइड पे ना एक चीज, एक ट्रांसपोर्टर है, वो क्या काम करता है, सोडियम को सेल के इन लाता है और पोटाशियम को बाहर लेके, कैल्शियम को सॉरी बाहर लेके जाता है, यानी कि कैल्शियम की डी एब्जॉर्प्शन वाला ये ट्रांसपोर्टर है। अगर मैं कहूँ कि किसी वजह से मैं इस ट्रांसपोर्टर को इनहिबिट कर दूं, तो इसका मतलब है कि मैं कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन को इनहिबिट कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखें ये ट्रांसपोर्टर कैसे इनहिबिट होता है। नॉर्मली जब यहाँ पे सोडियम सेल के अंदर आ रहा है ना, तो क्या होता है, सोडियम की कंसंट्रेशन सेल में इंक्रीज हो जाती है, सोडियम की कंसंट्रेशन सेल में इंक्रीज हो जाती है। जब सोडियम की कंसंट्रेशन सेल में इंक्रीज हो जाती है, तो यहाँ पे जो ग्रेडियंट है ना सोडियम का, वो कम हो जाता है, ठीक है। यानी कि सोडियम फिर सेल के अंदर आने में इसको डिफिकल्टी होगी, तो ऑब्वियसली कैल्शियम को रिएब्जॉर्ब होने में भी डिफिकल्टी होगी। ये नॉर्मल है विदाउट द यूज ऑफ डायूरेटिक। सोडियम जब अंदर आएगा ना, तो सोडियम सेल में ज्यादा हो जाएगा। जब सोडियम सेल में ज्यादा हो जाएगा, तो इस पंप का जो सोडियम का ग्रेडियंट है ना, वो कम हो जाएगा। जब इसका सोडियम का ग्रेडियंट कम हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, कैल्शियम रीअब्जॉर्ब नहीं होगा। ये नॉर्मली है, नॉर्मली कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन को कम किया जाता है, ठीक है। लेकिन जब हम थायाजाइड डायूरेटिक देंगे ना, वो क्या करेगा, वो इसको इनहिबिट कर देगा। सेल के अंदर सोडियम कम हो गया, इसकी ग्रेडियंट ज्यादा होगी, तो ज्यादा से ज्यादा सोडियम इन आएगा, ज्यादा से ज्यादा पोटाशियम कैल्शियम बाहर आएगा, ठीक है। तो कैल्शियम रीअब्जॉर्ब करवाता है थायाजाइड। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन थायाजाइड एंड लूप डायूरेटिक। लूप का मैंने बताया क्या करवाता है, कैल्शियम को कंसंट्रेशन को, मतलब कैल्शियम को एक्सक्रीट करवाता है। थायाजाइड क्या करवा रहा है, रीअब्सॉर्ब करवा रहा है, ठीक है। अब देखें कैल्शियम का यहाँ पे ट्रांसपोर्टर भी पड़ा है, ये तभी वर्क करेगा जब कैल्शियम रीअब्सॉर्ब होगा, ठीक है। और ये तब वर्क करेगा जब सोडियम की ग्रेडियंट ज्यादा होगी, और सोडियम की ग्रेडियंट तब ज्यादा होगी जब सोडियम सेल के अंदर कम होगा, और सोडियम सेल के अंदर कब कम होगा, जब हम थायाजाइड डायूरेटिक्स देंगे। तो ये हमारे पास सिंपल इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। ड्रग हमारे पास कौन कौन सी हैं, हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड, ठीक है, क्लोरोथैलिडोन एंड इंडापामाइड, ठीक है। ये तीन हमारे पास ड्रग हैं। मैकेनिज्म क्या है, सोडियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर को इनहिबिट कर देता है, उसकी वजह से क्या हो जाता है, इंक्रीज इन ल्यूमन सोडियम एल क्लोराइड, एंड उसकी वजह से क्या हो जाता है, डाईयूरेसिस। ओके, सब्जेक्ट को सुनने के बाद आपको लगेगा कि फार्मा इज नॉट अ रट्टा, ठीक है, इसमें कॉन्सेप्ट्स भी बहुत हैं। तो इनिशियल खासतौर पे फिजियोलॉजी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। यूजेस देखें, फिर वही जो मैंने पहले बताए थे कि हाइपरटेंशन, जब भी फ्लूइड ओवरलोड होगा, फ्लूइड ओवरलोड को कम करने के लिए हम देते हैं, हाइपरटेंशन में इसका इंपॉर्टेंट यूज है।
दूसरा इसका यूज है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में, वहां पे भी बॉडी में क्या होता है, फ्लूइड ज्यादा हुआ तो उसको कम करने के लिए। तीसरा इसमें नेफ्रोलिथियासिस। देखिए अगर मैं आपको लास्ट स्लाइड से अगर बात करूँ ना, तो ये हमारे पास लास्ट स्लाइड है जिसमें मैंने समझाया है आपको कि कैल्शियम को ये रीअब्जॉर्ब करवाता है, ठीक है। कैल्शियम को जब ये रीअब्जॉर्ब करवाता है तो इसका मतलब कि अगर ल्यूमन में कैल्शियम स्टोन स्पोज पड़ी हुई है तो थायाजाइड हम दे देंगे तो उसका फायदा ये हो जाएगा कि कैल्शियम को रीअब्जॉर्ब करवा देगा ल्यूमन से टुवर्ड ब्लड। तो ल्यूमन में कैल्शियम स्टोन को रिस्क को ये डिक्रीज करेगा, ठीक है। हाँ जी, तो नेफ्रोलिथियासिस अगर हुई हुई है तो कैल्शियम स्टोन को कम करेगा। तीसरा है नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंस्पाइडस, ये इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज है कि नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंस्पाइडस में ये यूज होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास इसके 3-4 यूसेज हैं, हाइपरटेंशन, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, नेफ्रोलिथियासिस एंड नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंस्पाइडस, ठीक है। अब हम इसके एडवर्स इफेक्ट्स देखते हैं। एडवर्स इफेक्ट्स में हमारे पास देखें जो मैंने पहले ही बता दिया था, थायाजाइड से मुराद है इसके अंदर सल्फर है, सल्फोनामाइड हाइपर सेंसिटिविटी, hypokalemia, alkalosis. Whenever hypokalemia is there, there will be alkalosis. Hypercalcemia, ब्लड में ये कैल्शियम को इंक्रीज करवा रहा है ना, तो हाइपरकैल्सीमिया। लूप क्या करवा रही थी, हाइपोकैल्सीमिया। थायराइड क्या करवा रही है, हाइपरकैल्सीमिया। हाइपर यूरिसीमिया, इट इज सेम, दोनों का ये सेम है लूप और इसका। क्यों, क्योंकि वही मैकेनिज्म है कि दोनों कॉम्पीट करती हैं। अगर मैं कहूँ कि ये हमारे पास ल्यूमन है, ठीक है, तो डायूरिटिक डायायूरिटिक और दूसरी हमारे पास क्या है, यूरिक एसिड, ठीक है। ये दोनों कॉम्पीट करेंगी टू कम इनटू द ल्यूमन, तो हमारे पास यूरिक एसिड की एक्सक्रीशन रिलेटिवली कम हो जाएगी। तीसरा हमारे पास हाइपरग्लाइसीमिया, व्हाई इट कॉजेस हाइपरग्लाइसीमिया, लेट मी एक्सप्लेन इट फॉर यू, ठीक है। ये हमारे पास अगर मैं कहूँ कि एक सेल है, किसका सेल है, वो सेल जो इंसुलिन सेक्रेट करवा रहा है, कौन सा सेल, ऑब्वियसली पैंक्रियाज के जो हमारे पास बीटा सेल्स हैं, ठीक है। तो ये क्या क्या करवा रहा है, इंसुलिन को एक्सक्रीट करवा रहा है बॉडी से, इंसुलिन को ब्लड में हमारे पास सेक्रेट करवा रहा है, ठीक है। अब जब हम थायाजाइड जो यूरिटिक देंगे ना, वो ओनली किडनी पे एक्ट नहीं करेंगी, ठीक है। यहाँ पे भी वो हमारे पास मुख्तलिफ आइंस की, यानी कि सोडियम हो गया, ठीक है, और क्लोराइड हो गया, उनको मतलब इन आने में कम कर देंगे, ठीक है। तो इसको क्या करवा देंगी, हाइपर पोलराइज करवा देंगी। क्या करवा देंगी, हाइपर पोलराइज करवा देंगी। जब ये सेल हाइपर पोलराइज हो गया ना, तो इंसुलिन नहीं सेक्रेट हो पाएगा, क्योंकि इंसुलिन तब सेक्रेट होता है जब ये सेल डीपोलराइज होते हैं, ठीक है, तभी इंसुलिन हमारे पास सेक्रेट होता है। तो जब इंसुलिन नहीं सेक्रेट होगा तो क्या करवा देंगी, हाइपरग्लाइसीमिया और हाइपरलिपिडीमिया भी ये ड्रग करवाती हैं, ठीक है, ड्यू टू सम अननोन मैकेनिज्म एक्सेप्ट फॉर इंडापामाइड। इंडापामाइड हमारे पास वो ड्रग है जो हाइपरलिपिडीमिया नहीं करवाती, बाकी थायराइड करवाती है। नेक्स्ट हम इसके देखते हैं ड्रग इंटरेक्शन, नेक्स्ट स्लाइड पे। वही डाइजॉक्सिन टॉक्सिसिटी ड्यू टू आयन डिस्टर्बेंसेस। हाइपोकैलेमिया जो भी ड्रग करवाएगी वो डाइजेक्शन टॉक्सिसिटी करवाएगी, वो हमने पढ़ना है बाद में, ठीक है। प्रोवाइडेड इन पेशेंट विद डायबिटीज मेलिटस, क्यों, क्योंकि इंसुलिन को तो ये ऑलरेडी कम करवा रही है, हमें क्या चाहिए डायबिटीज मेलिटस वालों में, इंसुलिन चाहिए होता है। अच्छा, इंपॉर्टेंट क्लिनिकल कोरिलेशन इसका ये कि लूप और थायाजाइड में ये होता है कि लूप कैल्शियम की सिक्रीशन इंक्रीज करवाती हैं और थायाजाइड
डिक्रीज करवाती हैं, इनके थायाजाइड कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन करवाती हैं और लूप क्या करवाती हैं, एक्सक्रीशन। ठीक है, उसके बाद ये है कि लूप जो थायाजाइड है ना वो इंसुलिन की सेक्रेशन रिलीज को भी कम करवाती हैं। ठीक है, और क्योंकि हाइपरपोलराइज थायाजाइड आल्सो हाइपरपोलराइज बोथ स्मूथ मसल एंड पैंक्रियाटिक बीटा सेल्स। तो दिस इज एन इम्पोर्टेंट डिफरेंस। नेक्स्ट हम नेक्स्ट डाययूरेटिक पे जाते हैं। अच्छा, अब हमारे पास देखें जो भी अभी तक हमने डाययूरेटिक पढ़ी है ना, वो डाययूरेटिक ये करवा रही थी कि पोटाशियम का लॉस करवा रही थी, उनको कहते हैं पोटाशियम लूजिंग डाययूरेटिक। वो पोटाशियम का लॉस कैसे करवा रही थी, अभी हम देखते हैं उसको कैसे करवा रही थी। पहले हम फिजियोलॉजी पढ़ेंगे कि लेट डिस्टल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट पे क्या हो रहा होता है। ठीक है, यहाँ पे ये होता है कि सोडियम चैनल है जिससे सोडियम रीअब्सॉर्ब हो रहा है। ठीक है, एक और चैनल है जो सोडियम को रीअब्सॉर्ब कर रहा है और पोटाशियम को एक्सक्रीट करवा रहा है। ठीक है, और एक और चैनल है हमारे पास जो क्या करवा रहा है, पोटाशियम को सेल से एक्सक्रीट करवा रहा है। ठीक है, तो ये तीन चीजें हमारे पास। अब देखें जो पिछली वाली डाययूरेटिक है ना वो सब की सब क्या करवाती हैं, सोडियम की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करवाती हैं टुवर्ड द कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट की तरफ जब वो फ्लूइड आते हैं ना तो उसमें सोडियम की कंसंट्रेशन रेज्ड होती है। ठीक है, सोडियम की कंसंट्रेशन क्या होती है, रेज होती है। अब क्या करते हैं, ये वाला पंप फोकस करें, ये वाला पंप एक्टिव होना शुरू हो जाता है। ठीक है, ये पंप क्या करता है, सोडियम को, जो सोडियम आया है ना उसको इन करवा लेगा और पोटाशियम को बाहर। अब पोटाशियम देखें एक्सक्रीट हो गया क्योंकि इस पंप ने हाइपर काम करना शुरू कर दिया है, क्योंकि ये सोडियम को अंदर लाने का काम कर रहा है, क्योंकि सोडियम अब वहां पे ज्यादा होना शुरू हो गया ल्यूमन में। ठीक है, तो जो डायूरेटिक बिफोर द कलेक्टिंग डक्ट्स है ना सबकी सब पोटाशियम का लॉस करवाती हैं, सबकी सब पोटाशियम का लॉस करवाती हैं। जो कलेक्टिंग डक्ट पे एक्ट करती है ना वो पोटाशियम को स्पेयर करती हैं, पोटाशियम का लॉस नहीं करवाती हैं उसको, इसलिए हम बोलते हैं पोटाशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक। किस मैकेनिज्म से करवाती हैं, क्योंकि यहाँ पे एक ट्रांसपोर्टर पड़ा है जो सोडियम को इन लेके आता है और पोटाशियम को बाहर, तो पोटाशियम को इसलिए एक्सक्रीट करवा देती हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास है उनका मैकेनिज्म। अब हम देखते हैं पोटाशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स कैसे एक्ट करती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देखें एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन क्या काम करता है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये इस पंप को इंक्रीज करता है। ठीक है, सेकंड ये इस पंप को इंक्रीज करता है जो हमारे पास सोडियम के एब्जॉर्प्शन है, और थर्ड हमारे पास ये इंक्रीज करता है थर्ड हमारे पास ये जो चैनल है ना सोडियम हाइड्रोजन सोडियम पोटाशियम एंटीपोटर। ठीक है, ये हमारे पास उसको करवाता है एक्सक्रीट। ठीक है, तो ये हमारे पास इसकी नॉर्मल फिजियोलॉजी है कि एल्डोस्टेरोन का कैसे काम करता है। अगर हम एल्डोस्टेरोन के एंटागोनिस्ट दे देते हैं, ठीक है, अगर हम एल्डोस्टेरोन के एंटागोनिस्ट दे देते हैं तो इसका मतलब है हम इस चैनल को भी ब्लॉक करवाते हैं। ठीक है, और इसको भी ब्लॉक करवाते हैं। अब देखें सोडियम नहीं रीअब्जॉर्ब हो पा रहा, तो यूरिन में क्या सोडियम इंक्रीज हो जाएगा, डायूरेसिस हो जाएगी। दूसरा क्या है कि ये चैनल देखें यहाँ ये भी ब्लॉक हो जाएगा, ये क्या कर रहा था, पोटाशियम को एक्सक्रीट कर रहा था। ठीक है, तो पोटाशियम क्या हो जाएगा, सेल में इंक्रीज हो जाएगा। दीज आर इफेक्ट ऑफ एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट। ठीक है, तो पोटाशियम सेल में क्या हो जाएगा, रेज हो जाएगा, तो इसलिए हम इनको बोलते हैं पोटाशियम स्पेयरिंग एजेंट्स। एक तो वो है जो एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट है। ठीक है, और दूसरे हमारे पास वो हैं जो खाली इन एपिथेलियल सोडियम चैनल को इनहिबिट करते हैं। ठीक है, इनको हम देखते हैं ये कौन कौन से हैं। सो लेट्स कम टुवर्ड्स द स्पाइरोनोलैक्टोन। व्हाट इज दिस, दिस इज एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। क्या, एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। ठीक है, ये हमारे पास ड्रग का नेम क्या है, स्पाइरोनोलैक्टोन। ये क्या करवाती है, इसको कहाँ कहाँ यूज करते हैं, हाइपर एल्डोस्टेरोनिक स्टेट है वहां पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, एंटी एंड्रोजेनिक यूजेस है।
क्योंकि एंड्रोजन और एल्डोस्टेरोन दोनों एक ही ग्लैंड से रिलीज होते हैं, ठीक है, तो इनके रिसेप्टर भी ऑलमोस्ट सेम होते हैं, तो फीमेल हर्षुटिज्म में इसको यूज कर सकते हैं। तीसरा इसका यूज है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में, क्योंकि फ्लूइड ज्यादा होता है ऑब्वियसली फ्लूइड को कम करवाने के लिए। तो ये कंजेस्टिव हार्ट फेलियर तो आपको नहीं भूलना चाहिए डाययूरेटिक में। ओनली डाययूरेटिक विच कैन नॉट बी गिवन इन कंजेस्टिव हार्ट फेलियर वो है मैनिटोल, ठीक है। उसका मैकेनिज्म भी हमने लेक्चर के शुरू में डिस्कस कर लिया था। बाकी सबकी सब डाययूरेटिक कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में यूज हो सकती हैं, ठीक है। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, इनके क्या क्या साइड इफेक्ट हैं देखें। मैंने कहा है कि ये वाहिद वो डाययूरेटिक हैं जो हमारे पास हाइपरकैलेमिया करवा रही हैं। क्या करवा रही हैं? हाइपरकैलेमिया, ठीक है। दूसरा ये एसिडोसिस भी करवा रहे हैं। देखें, जहां से पोटाशियम एक्सक्रीट हो रहा था ना, वहीं से ही हाइड्रोजन भी हो रहा था। तो हाइड्रोजन जब एक्सक्रीट हो रहा था तो हमें क्या, हाइड्रोजन एक्सक्रीट होना बंद हो गया डाययूरेटिक्स की वजह से, तो एसिडोसिस हो जाएगा, ठीक है। तीसरा इसका ये कि एंटी एंड्रोजन इफेक्ट है, वो मैंने डिस्कस कर लिया है। अच्छा, ये हमारे पास एंड्रोजन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है। तीसरी मैंने आपको एक और चीज भी बताई थी। लेट्स कम टुवर्ड्स द आवर डायग्राम। यहाँ पे देखें, ये जो सोडियम था, अकेला चैनल जो सोडियम को ऑब्जर्व करवा रहा है, ठीक है, इसको बोलते हैं एपिथेलियल सोडियम चैनल। अभी हमने एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट पढ़े ना, अब हम पढ़ेंगे कि वो जो इनको ब्लॉक करते हैं, ठीक है। सो लेट्स कम टुवर्ड्स द यस अमाइलोराइड एंड ट्राईएम्पटीरेन। ये क्या है? सोडियम चैनल ब्लॉकर है, ठीक है। इनको इनके यूजेस क्या हैं? देखें, ये हमारे पास वो यूज हैं जो पोटाशियम को बचाती हैं लॉस होने से, ठीक है। तो पोटाशियम वेस्टिंग डायूरेटिक्स के साथ हम इनको दे देते हैं ताकि पोटाशियम का लॉस बैलेंस हो जाए। दूसरा इनका यूज है लिथियम इंड्यूस्ड नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंस्पायर्स, ठीक है। बाकी डायबिटीज इंस्पायर्स में कौन सी यूज हो रही थी? थायाजाइड। लिथियम इंड्यूस्ड में कौन सी यूज हो रही है? माइलोराइड एंड ट्राईएम्पटीरेन। साइड इफेक्ट वही सेम है जो एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट के, हाइपरकैलेमिया एंड एसिडोसिस, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट डाययूरेटिक। हम इनको इन अ नटशेल, इन अ टेबल हम इनको अब डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है हमारे पास एक ब्यूटीफुल सी, इसमें इन सारी स्लाइड को डिस्कस किया हुआ है। सबसे पहले हम एसीटाजोलोमाइड की बात करेंगे। ये क्या था? कार्बोनिक एनहाइड्रेस का इनहिबिटर था, ठीक है। कार्बोनिक एनहाइड्रेस का इनहिबिटर था, तो इसका क्या मतलब था? तो कि ये सोडियम को तो एक्सक्रीट करवा ही करवा रहा है, साथ में बाइकार्बोनेट को भी करवा रहा है, ठीक है। तो पोटाशियम याद रखें कि जो भी डाययूरेटिक्स कलेक्टिंग ड्रग से पहले एक्ट करेगी उन सब में पोटाशियम एक्सक्रीट होगा। लेकिन इसमें भी देखें, ये हमारे पास अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये पोटाशियम का लॉस इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। इसमें भी पोटाशियम का लॉस इंक्रीज हो रहा है, इसमें भी पोटाशियम का लॉस इंक्रीज हो रहा है। ये तो कॉमन है ना सब में, ठीक है। दूसरे हमारे नंबर पे लूप डाययूरेटिक। इसका मैकेनिज्म क्या है? इनहिबिशन ऑफ सोडियम पोटेशियम टू क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर, ठीक है। तो ये इनमें जो जो आयंस पढ़ेंगे उन्होंने पहले भी पढ़ लिए, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सब के सब, ठीक है। अब देखें, हाइड्रोक्लोरोथायासाइड है, ठीक है। ये किसको इंक्रीज करवा रहा है? सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड को। लेकिन कैल्शियम को ये क्या करवा रहा है? डिक्रीज करवा रहा है। ये इन दोनों में आप लोगों ने डिफरेंस अब तो कभी भी नहीं भूलना चाहिए ये लेक्चर सुनने के बाद, ठीक है। तीसरा हमारे पास, चौथी जो हमारे पास ग्रुप है वो है जो डिस्टल कोनोइड ट्यूब्यूल के डिस्टल पोर्शन और कलेक्टिंग डक्ट पे एक्ट कर रही है, ठीक है। इसमें हमारे पास दो तो ड्रग्स हैं जो सोडियम एपिथेलियल सोडियम चैनल को ब्लॉक कर रही हैं, ठीक है। और हमारे पास दो ड्रग हैं जो एपिथेलियल सोडियम चैनल को ब्लॉक कर रही हैं, ठीक है। ये वाली नीचे वाली दो, ठीक है। तो दे ब्लॉक सोडियम चैनल, और नीचे वाली क्या कर रही है? ब्लॉक एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर। इन दोनों का सेम काम है, सोडियम को एक्सक्रीट करवाना और पोटेशियम को क्या करवाना? स्पेयर करना। पोटेशियम की एक्सक्रीशन को क्या करवाना? कम करवाना, ओके। तो दिस इज ऑल अबाउट। अब बात करते हैं एसिडोसिस पे। पहली जो दो है ना वो हमारे, पहली जो एसिटाजोलोमाइड है वो क्या करवा रही है? एसिडोसिस। एसिडोसिस क्यों करवा रही है? इट इज मच सिंपल, मच सिंपल। ये किसको ब्लॉक कर रही थी? सोडियम हाइड्रोजन एंटीपोटर को, ठीक है। जो क्या कर रहा था? सोडियम को सेल के अंदर लेके आ रहा था,
ठीक है, और हाइड्रोजन को एक्सक्रीट करवाना था। अब जब ये हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन को एक्सक्रीट करवाया था और सोडियम को अंदर लेके जा रहा था, ठीक है। अब जब ये ब्लॉक हो गया तो इसका मतलब सोडियम तो इन नहीं हो रहा सेल में, डायलिसिस तो ऑब्वियसली उसी वजह से हुई है, लेकिन इसका मतलब है हाइड्रोजन भी इसके साथ साथ एक्टिवेट नहीं हो रहा, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगी, एसिडोसिस हो जाएगी। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें एसिडोसिस कैसे होगी, वो भी मैंने आपको समझा दिया है कि जो हमारे पास सोडियम पोटाशियम एंटीपोटर है ना, उसमें पोटाशियम की जगह हाइड्रोजन भी एक्सक्रीट होता है, ठीक है। जब ये पोटाशियम सोडियम पोटाशियम एंटीपोटर ब्लॉक होगा ना, तो ऑब्वियसली एसिडोसिस हो जाएगी, ठीक है। इन दो में होगी अल्कलोसिस। ये कैसे होगी, इसको समझने के लिए हमें बैक साइड पे जाने की जरूरत है। अभी आप ये याद रखें कि इन दोनों में क्या होगी, अल्कलोसिस होगी, लूप में और थायराइड में। लेट्स कम टुवर्ड द बैक। लेट्स कम टुवर्ड आवर डायग्राम। दिस इज आवर डायग्राम। ये देखिए, ये हमारे पास एक ट्रांसपोर्टर है, ठीक है। हमारे पास क्या है, ट्रांसपोर्टर है जो सोडियम को लेके आ रहा है, पोटेशियम हाइड्रोजन के स्पीड कर रहा है। अब जो लूप और थायाजाइड है ना, वो ऑब्वियसली यूरिन में क्या इंक्रीज करती हैं, सोडियम। जब सोडियम यहाँ पे ज्यादा होगा तो ये सेल सोडियम को अंदर ले आएगा, ठीक है। सोडियम को कहाँ ले आएगा, अंदर ले आएगा, और पोटाशियम और हाइड्रोजन को एक्सक्रीट करवा देगा। अब देखिए, लूप और थायाजाइड की वजह से ना हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रही है, यूरिन में इंक्रीज हो रही है, ठीक है, और बॉडी में क्या हो रही है, डिक्रीज। तो ऑब्वियसली ये दोनों क्या करवा देंगी, अल्कलोसिस। तो दिस इज द mechanism, and this is all about diuretics section. Hope so you understand the all. Thank you so much.